वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज 2 कर रहे हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये हैं आपके करंट और जीके के रिवीजन जो कि हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और आज की डेट क्या है? आज है 27 जनवरी 2022। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा की मुद्रा जो होती है वो होती है आपकी एटीपी। ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अगर साइंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है ना, तो इसको ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। अगला है भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है केरल में। ठीक है ना, ये आपका पुराना करंट अफेयर्स है जो कि आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। भारत के प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो ये की गई आपके कोच्चि में। ठीक है, और कोच्चि कहाँ पे है? तो कोच्चि है आपका केरल में। नेक्स्ट है आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में जो है सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, तो सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर आपका बनाया गया है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। केरल का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सा है तो वो आपका कथकली होता है और मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों आपका होता है। अगर आप लोग को आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। तो और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। तो आप देखते हैं कि भारत में नीचे साइड में इधर की ओर होता है आपका केरल और यहाँ पे होता है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। ओके, केरल का जो तट होता है वो किस सागर के समीप आता है? अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा। ओके, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत जो भारत का पहला है वो है आपका आईएनएस विक्रांत। ठीक है। हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारत की तरफ से किस पोत ने भाग लिया? तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है किन किन के बीच में हुआ है। कल आपको बताया गया था कि ये भारत और जापान के मध्य में हुआ है। और इसमें किस पोत ने, यानी कि आपका ये नौसैनिक अभ्यास है, तो इसमें जो है आईएनएस शिवालिक ने और आईएनएस कदमत, इन दोनों जो है पोतों ने जो है यानी कि समुद्री जहाज़ों ने भाग लिया है इस युद्ध अभ्यास में। आईएनएस राजपूत को कहाँ से सेवानिवृत्त किया गया? तो इसको 2020 में सेवानिवृत्त किया गया था। कहाँ से किया गया? तो विशाखा 2021 में किया गया था। ठीक है ना, सॉरी, 2021 में किया गया था आईएनएस राजपूत को सेवानिवृत्त और इसको विशाखापत्तनम से सेवानिवृत्त किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो थे आपके वर्गीज कुरियन। अगर आपको याद हो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे, तो वो होता है आपका 1 जून को। ठीक है ना, ये आपका कम जानकारी वाला है, मतलब आप इसको कम जानते होंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है 26 नवंबर को। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में। अगर आपको पता हो कि हेमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है? यानी कि भारत में जो अभी नए मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है, वो कौन सा है? तो उसका नाम है आपका सहकारिता मंत्रालय। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रथम मंत्री किसको बनाया गया, यानी कि जो सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया गया उसका प्रथम मंत्री कौन बना है? तो वो बनाए गए हैं अमित शाह। ठीक है, और अमित शाह भारत के गृह मंत्री भी हैं। सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो अगर सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये था आपका 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, 97th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से संबंधित है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान संशोधन से वो है आपका पंचायती राज संबंधी संविधान संशोधन कौन सा है? तो वो आपका 73वां संविधान संशोधन था। 1992 में ये संविधान संशोधन किया गया था और 1993 में ये लागू हुआ था। ठीक है ना, तो 1993 में लागू हुआ था, 92 में ये संशोधन किया गया था।
पंचायती राज से संबंधित। इसके अलावा अगर आपसे नगर प्रशासन यानी कि नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, तो वो आपका 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है। ग्रामीण ग्रामीण से संबंधित जो आपका पंचायती राज संविधान संशोधन था वो 73वां था। नगर प्रशासन यानी कि नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित जो था वो था क्या, 74वां। ठीक है ना। जीवाश्मों का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है आपका पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, साइंस का ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। पैलिएंटोलॉजी क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन। इसके अलावा देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जीवाश्मों की जो आयु का निर्धारण होता है वो होता है आपका कार्बन डेटिंग। और इस कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है, तो ये आपका अपर रूप है कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 14 जो अपर रूप है कार्बन का, उसका उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टानों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जो चट्टान है उनकी आयु का निर्धारण, यानी कि जो बहुत पुराने चट्टान हैं उनकी आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। आप याद रखना कि जीवाश्म के लिए कार्बन डेटिंग है और चट्टानों के लिए यूरेनियम डेटिंग है। ओके। नेक्स्ट है आपका कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, आपका गंजापन होता है, ठीक है, दाद होता है, खाज होता है, खुजली होता है, एथलीट फुट। तो ये सारे जो रोग हैं ये आपके कवक से यानी कि फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। इसके अलावा ब्लैक फंगस आपने सुना होगा, पिछले वर्ष ढेर सारा नाम इसका आपने सुना होगा, ब्लैक फंगस रोग। तो ब्लैक फंगस रोग जो है अधिकतर है क्या, तो उसका जो ये नाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस जो है इसी को ब्लैक फंगस कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है उसको क्या कहते हैं। तो कवक और शैवाल का सहजीवन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं। ठीक है, तो ये अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। तो कवक और शैवाल का जो सहजीवन है इसको बोलते हैं लाइकेन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि आपका फंगस का जो अध्ययन है वो होता है आपका माइकोलॉजी। और इसके अलावा अगर शैवाल का अध्ययन पूछ लिया जाए तो वो होता है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है ना, तो ये दोनों अंतर आप याद रखना। ये आपका कवक होता है आपका फंगस, एफ से होता है, तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि ये एफ से है तो इसमें फाइकोलॉजी नहीं, इसमें माइकोलॉजी है। जो आपका शैवाल का अध्ययन है वो आपका फाइकोलॉजी है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा उल्टा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर इसमें पूछ ली जाए कि भारत की रैंक क्या थी, तो इसकी रैंक थी 101। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है, पिछले साल ये आई थी। ठीक है, उसकी रैंक पूछी जा रही है, तो उसकी रैंक थी आपकी 101। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट्स जारी करती है। ठीक है ना, तो भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। इसका जो मुख्यालय है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इसका मुख्यालय बर्लिन में है। और बर्लिन जो है कहाँ पे है, ये जर्मनी देश में है। ठीक है, बर्लिन एक शहर का नाम है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछ ली जा रही है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। ठीक है, तो यानी कि पहले नंबर पे कौन है, यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे क्या है आपका भारत। तो एशिया पावर इंडेक्स ये सैन्य क्षमता से संबंधित एक इंडेक्स है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो इसका जो है स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की जो है रिपोर्ट पर जो है इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है, संथानम समिति की रिपोर्ट आई थी 1964। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात हो रही है, तो वो कौन है, तो वो हैं आपके सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो बीच में आपके इनके एन है, सुरेश एन पटेल। ओके। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। इसके प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए तो इसके प्रमुख है कौन है इस समय, तो इसकी प्रमुख है आपकी अलका मित्तल। और ये ओएनजीसी की प्रथम महिला प्रमुख हैं, ये भी याद रखिएगा। ओएनजीसी की प्रथम महिला प्रमुख कौन है, तो वो आपकी अलका मित्तल, और वर्तमान में भी यही हैं। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है, तो अभी जो हाल ही में महारत्न कंपनी बनाई गई उसका नाम है आपका पावर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो पावर फाइनेंस लिमिटेड जो है ये भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं आपके VK त्रिपाठी। और तेल निर्यातक देशों का संगठन होता है आपका ओपेक। ठीक है, आपने ये ओपेक का नाम सुना होगा। ओपेक का अधिकतर आपसे एग्जाम में मुख्यालय पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना कि ओपेक का मुख्यालय है आपके वियना में, और वियना किस देश में है, तो वो आपके
ऑस्ट्रिया देश में है, ठीक है ना। तो वियना ऑस्ट्रिया में आपका ओपेक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ्को का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इफ्को का अध्यक्ष बनाया गया है आपके दिलीप संघानी को, ठीक। तो दिलीप संघानी वर्तमान में क्या है? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं। इफ्को एक जो है अर्ध सहकारी जो है संस्था है, तो ये सहकारी संस्था है, ठीक है ना। और इस किसका निर्माण करती है? तो ये उर्वरकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो 2022 के लिए दिया गया है। ये दिया गया है दामोदर मौजा को। इसके अलावा ये दामोदर मौजा किस भाषा के जो है आपके लेखक हैं? तो ये आपके कोंकणी भाषा के हैं, ठीक है। तो कोंकणी भाषा के लेखक हैं कौन? दामोदर मौजा। इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो 23 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें से 22 आपकी जो है क्या है? 22 आपकी जो संविधान की भाषाएं हैं वो, उसके अलावा एक भाषा आपकी इंग्लिश, ठीक है ना। तो 23 भाषाओं में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का याद रखेंगे, इसके अलावा आपको 2021 का भी याद रखना है। तो जो आपकी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 के लिए दिया गया, ये दिया गया था नीलमणि फूफड़ को, ठीक है ना। तो नीलमणि फूफड़ को दिया गया था। और ये किस भाषा के आपके हैं, ठीक है। इस किस भाषा में ये अपनी रचनाएं करते हैं? तो ये आपकी असमी भाषा में रचनाएं करते हैं। तो नीलमणि फूफड़ असमी भाषा में। और 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपका दामोदर मौजा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं इसमें समय दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया तो जाता है 24 भाषाओं में, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है हिंदी भाषा में किसको दिया गया। तो हिंदी भाषा में आप याद रखना कि हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और दया प्रकाश सिन्हा को किस रचना के लिए दिया गया? तो इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था? सम्राट अशोक, ठीक है। तो सम्राट अशोक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो ये आपके 24 भाषाओं में। अभी आपने देखा था ऊपर कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में था? वो आपका 23 भाषाओं में था, लेकिन आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया विनोद शर्मा को, ठीक है। तो ये पुरस्कार कब दिया गया? ये पुरस्कार आपके 23 जनवरी 2022 को दिया जाएगा, ठीक है। दिया गया, ठीक है, दिया गया, ठीक है। 27 है, 23 की बात हो रही है, तो 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद शर्मा को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसको जो है नवाजा गया? तो वो कौन सा एक संगठन है, ठीक है, एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रथम फाउंडेशन। और ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित एक आपका प्रथम फाउंडेशन है जिसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 अभी हाल ही में प्रदान किया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद शर्मा। अगला है आपका जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जनवरी के, ये आप देख लीजिए, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है होता है आपका 9 जनवरी को। जो आपके ब्रेल थे, ठीक है, लुई ब्रेल थे, ये किस देश के थे? तो ये फ्रांस के थे। ये भी पूछा गया है एक बार कि लुई ब्रेल जो है, जिन्होंने आपकी ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये फ्रांस से हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत में आए थे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, यानी कि ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अधिकतर आप लोग हिंदी दिवस के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है आपका 14 सितंबर को। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों अंतर आप याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है आपका 12 जनवरी को। अगर आपको पता हो कि विश्व युवा दिवस कब होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। विश्व युवा दिवस कब होता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो देखिए, ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्योंकि ये इसी वर्ष स्टार्ट किया गया है, 2022 से ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो इस वर्ष से स्टार्ट किया गया है वो इस वर्ष के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका कब होता है, तो ये होता है आपका 16 जनवरी को, ठीक है ना। इसी वर्ष से इसको स्टार्ट किया गया और इसके लिए जो है स्टार्टअप सप्ताह जो है मनाया गया, कब से कब तक, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया और आपका 16 जनवरी से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अब हर वर्ष मनाया जाएगा। ओके, पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो पराक्रम दिवस की घोषणा जो है पिछले वर्ष से की गई थी, यानी कि 2021 से ये पराक्रम वर्ष की घोषणा की गई है। अब ये हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पे मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो ये होता है आपका 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है, तो ये होता है आपका 25 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को होता है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए जो है अभी आपने देखा कुछ देर पहले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस भी आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है पहली बार आपका विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को। कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपसे कई बार घूम घूम के पूछा गया है, इसका डेट पूछा जाता है और ये कहाँ पे जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट आपकी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये रिपोर्ट जारी करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है ना। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसका आपको पता हो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आप कमेंट करके बताइए। सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हो। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो अगर आपसे नवीनतम सदस्य की बात पूछ ली जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन है, तो वो है आपका एंडोरा, ठीक है। एंडोरा एक देश का नाम है, ठीक है। ये देश जो है अभी नवीनतम सदस्य बना है IMF का। तो ये कौन सा सदस्य बना है, 190वां सदस्य। इसके अलावा आप लोग इस क्वेश्चन से आप ये भी समझ सकते हैं कि IMF में कितने सदस्य देश हैं, तो IMF में कुल 190 सदस्य देश हैं वर्तमान में, ठीक है ना। SDR की फुल फॉर्म क्या है, तो SDR होती क्या है, तो SDR होती है IMF की मुद्रा, ठीक है ना। SDR होती है IMF की मुद्रा और SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसमें जो है कुल जो है 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, ये भी आप याद रखना। SDR में जो है कितने देशों की मुद्राएं शामिल हैं, तो 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। और जो सबसे नवीनतम मुद्रा है, आपसे पूछा गया कि SDR में शामिल नवीनतम मुद्रा कौन है, यानी कि जो अभी सबसे लास्ट में शामिल हुई वो है आपकी युआन। और युआन कहाँ की मुद्रा है, तो युआन आपकी आपको पता होगा चीन की मुद्रा है। डॉलर आपका USA का है। पाउंड आपका जो है कहाँ का है, ब्रिटेन का है। यूरो आपका यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है ना। येन किसका है, तो येन आपका है जापान का। और युआन अभी जो नया शामिल हुआ वो है आपका चाइना का, ठीक है। तो ये 5 देशों की 5 मुद्राएं जो है आपके SDR में शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन है, यानी कि आपका डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का एक नया पोस्ट अभी जो है बनाया हुआ और इसमें ये पहली बार कौन बनी है, तो ये बनी है गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो आपकी गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। ये प्रबंध निदेशक नहीं है, ये उप प्रबंध निदेशक है, ठीक है ना, डेप्यूटी हैं, ओके। इसके अलावा देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 26 जनवरी को प्रदान किए गए हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 26 जनवरी को कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, ठीक। तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें से किसको किसको दिया गया, प्रभा अत्रे या फिर प्रभा अन्य इनका नाम है। ये इन्हों जो है किस कैटेगरी में दिया गया, कैटेगरी आपसे पूछ ली जाती है पद्म विभूषण की, तो ये इनको कला की श्रेणी में दिया गया। राधेश्याम खेमका को दिया गया साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत को दिया गया है सिविल सर्विसेज की श्रेणी में। और कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको जो है लोक कल्याण की श्रेणी में दिया गया है। तो ये 4 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। इन चारों को क्या मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार। ये आपको आगे भी जो है लल्लन टॉप सीरीज में बार बार मैं इसको आपको रटाता रहूँगा, आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2022 में कितने लोगों को दिया गया, नंबर आप याद रखना। पद्म विभूषण कितने को दिया गया, 4 को दिया गया। पद्म भूषण जो है कितने लोगों को दिया गया, तो ये 17 लोगों को दिया गया है। तो 17 लोगों में कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, तो वो आप
कुछ ही नाम इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, 17 नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इनको दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार 2022। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। सुंदर पिचाई को आप सब जानते हो कि सुंदर राजन पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं, ठीक है ना, गूगल के सीईओ हैं, इनको इनको भी जो है पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया। इसके अलावा साइरस पूनावाला का नाम आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये जो है हेड हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी दवा बनाई थी, तो वो थी आपकी कोविशील्ड, ठीक है ना, कोविशील्ड दवा बनाई थी। इनको भी मिला है आपका पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था, वो 4 के नाम आपको पता है। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया का नाम आप याद रखना, ये आपके भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया, ये राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा ये सारे नाम हैं, ठीक है, इन सबको भी दिया गया है, लेकिन आप सबको नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आपका है पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया, तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 107 लोगों को। पद्म विभूषण कितने को दिया गया, 4 को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, वो दिया गया 17 को। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार 2022 कितने को दिया गया, 107 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न किसको दिया गया 2022 में, तो भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, ठीक है ना, ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया 2022 में। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण आपके क्या थे, तो वो आपके 17 थे। पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया, जिनमें से आपको सारे नाम 107 के नाम तो आपको याद होंगे नहीं, तो आप कुछ नाम जो है आप याद रख लेना। तो ये 5 नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। सोनू निगम को दिया गया कला के क्षेत्र में, और अवनी लेखारा शूटिंग में इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में, ठीक है ना, 2-2 पदक जीते थे अवनी लेखारा ने पैरा शूटिंग में, ठीक है। वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उड़ीसा के, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो सोनू निगम को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे ललन टॉप प्रश्न थे, जिसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण जीके और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन की है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या किया कीजिए कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये आपका सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सबको पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा। और आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग कर दिया करें। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।